हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्लासेंटा प्रीविया में। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप जानते हो कि ये जो टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, एम्स का हो, पीजीआई चंडीगढ़ का हो, रिम्स का हो, निम्हांस का हो या ईएसआईसी का जो भी एग्ज़ाम है, उनमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं आज अपने इस टॉपिक के बारे में, प्लासेंटा प्रीविया के बारे में। ये जो आज का हमारा टॉपिक है प्लासेंटा प्रीविया, ये पार्ट है एंटीपार्टम हेमरेज का। एंटीपार्टम हेमरेज का। ठीक है, एंटीपार्टम हेमरेज जिसको हम शॉर्ट में एपीएच बोलते हैं, बोलते हैं। एपीएच के आपको पता है कुछ रीजन होते हैं, कुछ कारण होते हैं एपीएच के। पहले तो हम इस वर्ड के बारे में बात करते हैं कि एंटीपार्टम हेमरेज होता क्या है। एंटीपार्टम हेमरेज से मतलब है ब्लीडिंग, जेनाइटल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होना, वो 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बाद में, 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बाद में बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर। एंटीपार्टम हेमरेज का मतलब यहां पे क्या है कि जेनाइटल ट्रैक्ट से, प्रेग्नेंट फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट से कोई भी ऐसी ब्लीडिंग जो 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बाद में हो रही है, और वो कब तक हो रही है? बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर तक। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कोई फीमेल जो प्रेग्नेंट है, 28 वीक के जेस्टेशन पीरियड को वो क्रॉस कर चुकी है, और उसमें इस टाइम पीरियड के बीच में कभी भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है जब वो एट टर्म कंडीशन तक जाती है। ठीक है, जैसे कि उसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, आपको पता है 37 वीक के बाद में, चाहे वो 38 वीक पे हो, 39 वीक पे हो, 40 वीक पे हो। तो वो जो टाइम पीरियड है बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर, इस टाइम पीरियड में अगर उसके जेनाइटल ट्रैक्ट से किसी भी टाइप की ब्लीडिंग होती है तो उसको हम एंटीपार्टम हेमरेज में बोलते हैं। ठीक है, इस टाइम पीरियड को 28 वीक्स के बाद में जो जेस्टेशनल पीरियड होता है, इसको हम लेट प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। लेट प्रेगनेंसी, मेरा कहने का मतलब यह है कि 28 वीक के बाद में का जो टाइम पीरियड है प्रेगनेंसी का, उसको हम लेट प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, या डायरेक्ट हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लेट प्रेगनेंसी में होने वाली ब्लीडिंग को क्या कहा जाता है? एंटीपार्टम हेमरेज कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं, अपने बात करते हैं इसके बारे में। अब एंटीपार्टम हेमरेज के बारे में मैंने बात कर ली कि जेनाइटल ट्रैक्ट से होने वाली कोई भी ब्लीडिंग जो 28 वीक ऑफ गेस्टेशन के बाद से लेकर ऑनसेट ऑफ लेबर तक की जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में कोई भी टाइप की ब्लीडिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं एंटीपार्टम हेमरेज। जैसे कि 28 वीक्स, इसके बाद में डिलीवरी और लेबर, आफ्टर डिलीवरी, इसके बीच का जो टाइम पीरियड है, इसको हम बोलेंगे एपीएच,
ये जो टाइम पीरियड है इसको हम बोलेंगे IPH, इंट्रापार्टम हेमरेज। इसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रापार्टम हेमरेज बोलेंगे। और ये जो टाइम पीरियड है आफ्टर डिलीवरी टिल 6 वीक्स, इसको हम बोलेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सिर्फ एंटीपार्टम हेमरेज के बारे में। एंटीपार्टम हेमरेज में इसके कुछ अलग अलग रीजन होते हैं, इसके अलग अलग कुछ कारण होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं APH के बारे में, सीधी सी बात है कि वो इसमें होता क्या है, इसमें 28 वीक के बाद में 28 हफ्तों की प्रेगनेंसी के बाद में ऑनसेट ऑफ लेबर स्टार्ट होने से पहले के बीच का जो टाइम है उसमें स्टार्ट हो जाती है ब्लीडिंग। वो कोई भी कारण हो सकता है इसका, लेकिन उसके मेन रीजन कौन कौन से हैं? नंबर 1 प्लासेंटल साइट ब्लीडिंग, प्लासेंटल साइट ब्लीडिंग। नंबर 2 एक्स्ट्रा प्लासेंटल, नंबर 3 अनएक्सप्लेन्ड। तो बात कर रहे हैं APH की, जिसके अंदर इसके ये अलग अलग कारण हैं, ठीक है, जिसमें प्लासेंटल साइट ब्लीडिंग, अगर इसके परसेंटेज की बात करें, प्लासेंटल साइट ब्लीडिंग के परसेंटेज की, तो इसका परसेंटेज होता है 70%। APH के सारे कारणों में से 70% जो कारण है वो होता है प्लासेंटा की साइट पे कोई गड़बड़ हो गई है, उसकी वजह से जो ब्लीडिंग हो रही है उसको हमने बोल दिया प्लासेंटल साइट ब्लीडिंग। एक्स्ट्रा प्लासेंटल में प्लासेंटल साइट की कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन उसके अलावा यूट्रस में और कोई दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको बोल दिया एक्स्ट्रा प्लासेंटल। ये होती है लगभग 5%। फिर बात करते हैं अनएक्सप्लेन्ड की, इसको अननोन भी बोल सकते हैं, पता ही नहीं क्यों हुआ, ब्लीडिंग हो रही है पर ये पता नहीं है ब्लीडिंग क्यों हो रही है, ठीक है। ये जो कारण है ये है 25% केसेज में पता ही नहीं चलता कि ब्लीडिंग क्यों हो रही है। तो APH के 3 मेन रीजन है, नंबर 1 प्लासेंटल साइट ब्लीडिंग, नंबर 2 एक्स्ट्रा प्लासेंटल और नंबर 3 अनएक्सप्लेन्ड। अब प्लासेंटल साइट ब्लीडिंग के बारे में अपने बात करते हैं। प्लासेंटल साइट ब्लीडिंग, प्लासेंटल साइट ब्लीडिंग। तो दोस्तों इसके अंदर 2 मेन रीजन है प्लासेंटल साइट ब्लीडिंग के, जिसके अंदर नंबर 1 अगर मैं बात करूं प्लासेंटा प्रीविया, और नंबर 2 इसकी बात करूं प्लासेंटल साइट ब्लीडिंग में, तो इसमें है एब्रप्सियो प्लासेंटा। नंबर 1 है प्लासेंटल साइट ब्लीडिंग में प्लासेंटा प्रीविया, और नंबर 2 है, सेकंड जो इसका कारण है वो है एब्रप्सियो प्लासेंटे या एब्रप्सियो प्लासेंटा। और प्लासेंटल साइट ब्लीडिंग जो APH का जो कारण है उसमें 70% जो केसेज होते हैं वो प्लासेंटल साइट ब्लीडिंग के होते हैं, जिनमें से प्लासेंटा प्रीविया और एब्रप्सियो प्लासेंटा दोनों को मिला के 70% केसेज हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें से हम देखते हैं कि इन दोनों में कितना परसेंट ये है और कितना परसेंट ये है। तो प्लासेंटा प्रीविया की बात करें ये है 35% इसमें से, ठीक है, और एब्रप्सियो प्लासेंटा या प्लासेंटल एब्रप्शन की बात करें तो ये है 35%, आधे आधे हो गए। दोस्तों यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखनी है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ APH क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ APH क्या होता है। तो यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि मोस्ट कॉमन कॉज जो है APH का वो होता है एब्रप्सियो प्लासेंटा, मोस्ट कॉमन कॉज
बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंटीपार्टम हेमरेज का या एपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? एब्रप्शन ऑफ प्लासेंटा। दोनों के 35% है, लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो होता है एब्रप्शन ऑफ प्लासेंटा। ठीक है, हम आज बात कर रहे हैं, हम आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारा टॉपिक प्लासेंटा प्रीविया से रिलेटेड। तो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। एक चीज मैं और बता देता हूं दोस्तों आपको कि अगर हम एक्स्ट्रा प्लासेंटल की बात करें, इसमें सेकंड वाला जो है एक्स्ट्रा प्लासेंटल कॉजेज, तो एक्स्ट्रा प्लासेंटल कॉजेज में कौन कौन से कारण हो सकते हैं? तो एक्स्ट्रा प्लासेंटल कॉजेज में जो कारण हो सकते हैं वो हो सकता है सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर हो सकता, सर्वाइकल ट्यूमर हो सकता है, सर्वाइकल पॉलिप हो सकता है, या कोई ट्रोमा या इंजरी हो सकती है, ट्रोमेटिक इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा प्लासेंटल कॉजेज में आते हैं, एपीएच में एक्स्ट्रा प्लासेंटल कॉजेज में आते हैं। और थर्ड जो है जिसमें अननोन केसेज हैं 25%, अननोन केसेज हैं दोस्तों 25%। तो अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं प्लासेंटा प्रीविया के बारे में। नाम से जैसे कि शो हो रहा है प्लासेंटा प्रीविया, प्लासेंटा डिनोट करता है प्लासेंटा को, और प्रीविया जो है वो डिनोट करता है प्लासेंटा की यूट्रस में पोजीशन को। ठीक है, प्री वर्ड का मतलब होता है पहले, सीधी सी भाषा में प्री वर्ड का मतलब होता है पहले। ठीक है, और विया वे, ठीक है, रास्ता। ठीक है, मतलब प्लासेंटा जो है पहले ही आके बैठ गया, जो रास्ता है किसका रास्ता, फिटस के बाहर आने का, उससे पहले ही आके प्लासेंटा खुद आके बैठ गया कि भैया मैं तो इधर बैठूंगा, मैं आपसे पहले आगे जाऊंगा, मैं आपसे आगे रहूंगा, आपसे पीछे नहीं रहने वाला। ठीक है, तो ये है यूट्रस, ये है यूट्रस। मोस्ट कॉमन जो साइट होती है, मोस्ट कॉमन जो इम्प्लांटेशन की साइट होती है वो होती है यूट्रस में अपर पोस्टीरियर साइड, अपर साइड, लेकिन पोस्टीरियर साइड जो होती है वो मोस्ट कॉमन साइट होती है इम्प्लांटेशन की। ठीक है, इम्प्लांटेशन की जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो होती है अपर साइड, लेकिन पोस्टीरियर साइड। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब प्लासेंटा आके बैठ गया लोअर सेगमेंट में। ठीक है, यहाँ कहीं मान लो इम्प्लांटेड हो गया और फिटस जो है इसके पीछे ही कहीं घूम रहा है। ठीक है, तो प्लासेंटा अब कहाँ है, आगे की ओर है, तो प्री है, ये पहले है प्लासेंटा, रास्ते में है। ठीक है, प्रीविया पहले ही आ गया, रास्ते में आके बैठ गया कि भैया अपने को तो इधर ही रहना है, किधर ही नहीं जाना। ठीक है, मैं तो इधर बैठूंगा। ये प्लासेंटा भी अलग अलग टाइप से इस रास्ते में आके बैठ सकता है। कैसे, अगर वो कंप्लीट है, अगर वो पार्शियल है, अगर उसने थोड़ा सा जगह घेरी हुई है, अगर उसने पूरी जगह घेर ली। ठीक है, इस तरीके से इसके अलग अलग टाइप हो सकते हैं प्लासेंटा प्रीविया के, आइदर कंप्लीटली और पार्शियली। इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओम और जायगोट इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट आइदर कंप्लीटली और पार्शियली। ये इम्प्लांटेशन होता है कहाँ पे, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में। ये पार्शियली भी हो सकता है और ये कंप्लीटली भी हो सकता है, उसको बोलते हैं प्लासेंटा प्रीविया। ये तो थी प्लासेंटा प्रीविया की बात दोस्तों, प्लासेंटा प्रीविया की इटियोलॉजी की, कि ऐसा क्या कारण हुआ जो इम्प्लांटेशन नॉर्मल जगह पे ना होके इम्प्लांटेशन नीचे हो रहा है। ठीक है, इम्प्लांटेशन ऊपर क्यों नहीं हुआ, ऊपर भी डेसिडुआ थी, ऊपर भी एंडोमेट्रियल साइट थी, एंडोमेट्रियम प्रिपेयर हो चुकी थी। नॉर्मली क्या होता है, प्लासेंटा की जो यूट्रस की इंटरनल जो लेयर है जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, वो अपने आप को इस तरीके से तैयार कर लेती है, वो अपने आप को इस तरीके से तैयार कर लेती है कि वहाँ पे आके नॉर्मल इम्प्लांटेशन हो सके। लेकिन
प्लासेंटा प्रीविया की कंडीशन में क्या हो रहा है, नॉर्मल इम्प्लांटेशन ना होके, अपर साइड में नॉर्मल इम्प्लांटेशन ना होके वो कहाँ पे हो रहा है, वो हो रहा है नीचे की साइड में। इस पूरी लेयर को हम प्रेगनेंसी में बोलते हैं डेसिडुआ। इस पूरी लेयर को हम प्रेगनेंसी में बोलते हैं डेसिडुआ। और डेसिडुआ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर फर्टिलाइज जो जायगोट है, फर्टिलाइज जो ओवम है, उसको क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ये यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाली लेयर है। नॉर्मली होना चाहिए था अपर साइड में, अभी कहाँ सिचुएटेड हो गया, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में। क्यों हुआ, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जब फर्टिलाइज्ड जायगोट या फर्टिलाइज्ड ओवम आ रहा होता है यूट्राइन ट्यूब से, तो उसको डेसिडुआ कैच कर लेती है। वो देखता है आके कि ये डेसिडुआ है जो मेरे को क्या प्रोवाइड करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, और मैंने जाके इसके कहाँ पे जाना है, इसकी गोदी में जाके बैठ जाना है। इसकी गोदी में जाके मैंने बैठ जाना है, ये मेरे को प्यार से उठा लेगी, ठीक है, मैंने इसकी गोदी में जाके बैठना है। लेकिन ये बेचारा न्यूट्रिशन की तलाश में भटकता 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 आता है, ठीक है। पहला इसका रीजन क्या है, एटियोलॉजी क्या है, डिफेक्टिव डेसिडुआ। डिफेक्टिव डेसिडुआ। अब डेसिडुआ के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट हो गया। डेसिडुआ के अंदर ऐसा माना जाता है कि डेसिडुआ में कोई ना कोई डिफेक्ट रहा होगा, जिस वजह से वो इधर से आ रहे फैलोपियन ट्यूब से आ रहे फर्टिलाइज्ड ओवम को क्या नहीं कर पाई, ऊपर ही रिटेन नहीं कर पाई, ठीक है। क्यों नहीं कर पाई कि इस बेचारे ने क्या किया, फर्टिलाइज्ड ओवम ने न्यूट्रिशन ढूंढना स्टार्ट किया, ऊपर उसको न्यूट्रिशन मिला नहीं, फिर वहाँ से न्यूट्रिशन मिला नहीं तो वो और कहीं गया, वहाँ से भी उसको न्यूट्रिशन मिला नहीं, फिर वो और कहीं गया, वहाँ से भी कहीं से भी उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो बेचारा घूमता घूमता कहाँ चला गया, नीचे चला गया, ठीक है। नीचे चला गया तो ऊपर से वो कहाँ चला गया, नीचे की ओर। अब ये क्या हो गया, डाउन, ड्रॉप हो गया डाउन की तरफ। तो सेकंड इसकी जो थ्योरी मानते हैं वो होगी ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी, ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। पहला रीजन क्या था कि डेसिडुआ डिफेक्टिव थी। डेसिडुआ डिफेक्टिव थी तो उसने क्या किया, एक जगह से न्यूट्रिशन लेने का प्रयास किया तो उसको वहां से न्यूट्रिशन मिला नहीं, फिर वो इधर गया और कहीं गया, इधर गया इधर गया, वहां से भी उसको कहीं से भी न्यूट्रिशन मिला नहीं, तो घूमता घूमता बेचारा नीचे चला गया। और नीचे जाके अब नीचे चला गया तो नीचे से ऊपर वापस आने से रहा, ठीक है। तो अब नीचे ही उसने क्या कर लिया, जैसी भी कंडीशन थी बेचारे ने वैसे ही क्या कर लिया, उसने अपने आप को इम्प्लांट कर लिया नीचे की साइड में, ठीक है। न्यूट्रिशन ढूंढ रहा था। अगर ये प्लासेंटा ऊपर ही कहीं इसको न्यूट्रिशन मिल जाता, अगर इस फर्टिलाइज्ड ओवम को ऊपर ही कहीं न्यूट्रिशन मिल जाता तो ये नॉर्मली कहाँ सिचुएटेड हो जाता, ये नॉर्मली ऊपर इम्प्लांट हो जाता, यहाँ प्लासेंटा बनता, ठीक है, यहाँ प्लासेंटा बनता और ये ऊपर ही इम्प्लांट हो जाता, ठीक है। अब ये बेचारा क्या कर रहा है, ये है नॉर्मल कंडीशन, ये है नॉर्मल कंडीशन। अब ये फर्टिलाइज्ड जायगोट क्या कर रहा है, बेचारा घूमता 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 न्यूट्रिशन की तलाश में आ गया नीचे और यहां पे आके हो गया इम्प्लांट, ठीक है, यहां पे आके हो गया ये इम्प्लांट। कर क्या रहा था, न्यूट्रिशन ढूंढ रहा था, ठीक है। न्यूट्रिशन ढूंढते ढूंढते नीचे है, नीचे हो गया इम्प्लांट। तो अगर यहाँ पे ये इम्प्लांटेड होता ऊपर की साइड में तो इसको सारा न्यूट्रिशन एक ही जगह से मिल जाता। अगर ये ऊपर की साइड में इम्प्लांट होता तो ये अपनी जड़ें जो है, अपनी जो विलाई है वो अच्छे से बना लेता और इसको सारा जो न्यूट्रिशन है एक ही जगह से मिल जाता। अब ये बेचारा इधर उधर घूम रहा है तो इसकी जो जड़ें हैं, ठीक है, वो कैसी होगी, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, तो जो इसका रिलेशन है वो कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है जब हम किसी एक के साथ जुड़ जाते हैं, जब हम किसी एक के होते हैं तो वो रिलेशन कैसा रहता है, वो रिलेशन हमारा रहता है बहुत ही स्ट्रोंग,
ठीक है, वो रिलेशन थोड़े से भी नहीं टूटता जब किसी एक के साथ रहते हैं। जब कोई आदमी, कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल इधर उधर जाके कभी इसके साथ रिलेशन बना लिया, कभी इसके साथ रिलेशन बना लिया, कभी इसके साथ बनवा लिया, ठीक है, तो वो रिलेशन कैसा हो जाता है, वो रिलेशन होता है कमज़ोर। और वो रिलेशन जब कमज़ोर होता है तो उसके टूटने के चांसेस भी बहुत रहते हैं। तो अब इसने एक जगह से तो इसको न्यूट्रिशन मिला नहीं, अब इसने क्या किया, इधर गया, उधर गया, इधर गया, उधर गया, तो ये क्या हो गया, ये दूर दूर इसके क्या बन गए, विलाई बन गए। और जो प्लासेंटा का जो फॉर्मेशन हुआ था वो कैसा प्लासेंटा हो गया, एक पतला मेम्ब्रेन जैसा, और इसको हमने बोल दिया बहुत बार, ये हो जाता है मेम्ब्रेनस प्लासेंटा। तो दोस्तों हम देख रहे हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या थी, डेसिडुआई डिफेक्टिव थी। डिफेक्टिव डेसिडुआ थी तो आने वाले जाइगोट को, आने वाले फर्टिलाइज्ड ओवम को उसने क्या नहीं दिया, न्यूट्रिशन नहीं दिया। न्यूट्रिशन नहीं दिया तो न्यूट्रिशन की ढूंढता ढूंढता वो इधर गया, उधर गया, एक जगह से दूसरी जगह ढूंढता ढूंढता कहाँ चला गया, नीचे। तो नंबर 1 डिफेक्टिव डेसिडुआ नीचे चला गया। तो हमारी जो दूसरी थ्योरी जिसको हम मानते हैं ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी, वो यहाँ पे कारगर साबित होगी। ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी नीचे चला गया और नीचे जाके वो जुड़ गया नीचे की साइड में। नीचे जब उसने न्यूट्रिशन ढूंढना स्टार्ट किया तो उसको पर्टिकुलर न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा था, तो एक जगह से दूसरी जगह ऐसे उसने ढूंढते ढूंढते अपनी जड़ें जैसे भी थी अपने आप को वहां पे क्या कर लिया, इम्प्लांट कर लिया। और अब उसकी जड़ें कैसी बन गई, ऊपर होता तो वो सब कुछ एक ही जगह से मिल जाता, लेकिन नीचे है तो उसकी जड़ें कैसी है, कमजोर है। तो वो अपनी जड़ों को दूर 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 फैलाएगा न्यूट्रिशन ढूंढने के लिए। फैलाएगा तो एक से ज़्यादा जगह फैलाएगा तो कैसा हो जाएगा, कमजोर। तो नीचे वाला प्लासेंटा कैसा होता है, कमजोर प्लासेंटा होगा, जिसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये तो थी इसकी इटियोलॉजी, जिसमें डिफेक्टिव डेसिडुआ। इटियोलॉजी में डिफेक्टिव डेसिडुआ और डिफेक्टिव डेसिडुआ की वजह से क्या हुआ, डिफेक्टिव डेसिडुआ की वजह से फर्टिलाइज्ड जो ओवम है, फर्टिलाइज्ड ओवम ड्रॉप डाउन हो गया, नीचे की तरफ चला गया। नीचे की तरफ चला गया तो इसको हमने क्या मान लिया, ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी, ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। तो ये तो होगी इसकी इटियोलॉजी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम की। अब आपको पता है दोस्तों, रिलेशन मजबूत है नहीं, मजबूत होता तो जुड़ा रहता। अब रिलेशन कैसा है, रिलेशन है बड़ा कमजोर। अब इसने क्या किया, एक जगह तो रिलेशन रखा नहीं, इधर उधर मुंह मारना स्टार्ट कर दिया। तो अब रिलेशन इतना मजबूत है नहीं। रिलेशन मजबूत है नहीं तो क्या होगा, जैसे ही कोई थोड़ी सी इसके ऊपर विपदा आएगी, एबनॉर्मल कंडीशन आएगी, ठीक है, तो रिलेशन टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, किसके साथ टूटने स्टार्ट हो जाएंगे, प्लासेंटा के रिलेशन टूटने स्टार्ट हो जाएंगे डेसिडुआ के साथ में। और जब रिलेशन टूटेंगे तो आपको पता है, जब रिलेशन टूटता है तो फिर खून की नदियां बहती है। ठीक है, फिर एक दूसरे को मारने पे उतारू हो जाते हैं, और ये खून की नदियां फिर जब बहती है तो वो खून हमें बाहर आता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन यहां पे बहने वाले खून में दर्द नहीं होगा। ठीक है, यहां पे जो खून बहेगा वहां पे दर्द नहीं होगा। ब्लीडिंग कैसी होगी, पेन लेस ब्लीडिंग होगी। जब प्लासेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग होती है तो वो पेन लेस ब्लीडिंग होती है, और पेन लेस ब्लीडिंग होती है। और बहुत बार, और प्लासेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग कैसी, फ्रेश ब्लीडिंग होगी तो ब्राइट रेड ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, पेन लेस होती है, कोज लेस होती है। ठीक है, रिवील्ड ब्लीडिंग होती है, सीक्रेट, जिसका मतलब है पेनलेस, कोजलेस, रिवील्ड ब्लीडिंग होती है, सीक्रेट ब्लीडिंग होती है, पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो इस वजह से अब साइन एंड सिम्टम में क्या आएगा इसके, कोजलेस, पेनलेस,
रिवील्ड रिकरेंट ब्लीडिंग होती है बार बार और फ्रेश ब्लीडिंग होती है, तो हमें कैसा देखने को मिलेगा, ब्लड देखने को मिलेगा, वो होगा फ्रेश होगी और ब्राइट रेड कलर की होगी। तो सीधी सी बात यह है कि प्लासेंटा प्रीविया में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ब्लीडिंग जरूर होती है, ठीक है। इसमें ब्लीडिंग हो रही है, जब ब्लीडिंग हो रही है तो अगर हम उस टाइम एब्डोमेन को पालपेट करके देखें, यूट्रस को पालपेट करके देखें, तो यूट्रस वहाँ पे सॉफ्ट फील होगा, नॉन टेंडर फील होगा, पता नहीं चलेगा कि अंदर कोई प्रॉब्लम है, नॉर्मल था वैसे ही सॉफ्ट फील होगा यूट्रस, ठीक है। और दूसरी चीज़, प्लासेंटा प्रीविया में जो ब्लीडिंग होती है वो एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होती। फीमेल एक्टिविटी करे या ना करे, जरूरी नहीं कि जब वो एक्टिविटी कर रही है तभी उसमें कोई प्रेशर की वजह से ब्लीडिंग होती है। प्लासेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग कैसे हो सकती है? प्लासेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग तब भी हो सकती है जब फीमेल रेस्ट कर रही थी एकदम, ठीक है। इसलिए प्लासेंटा प्रीविया में एक लाइन बोली जाती है कि पूल ऑफ ब्लड ऑन बेड, कि अगर फीमेल सो रही थी, रेस्ट कर रही थी, तो उस टाइम भी ब्लीडिंग हो सकती है। और जब हम उसके बेड पे देखते हैं तो पूल ऑफ ब्लड, स्विमिंग पूल बना हुआ मिलता है ब्लड का, बहुत सारी ब्लीडिंग हो रखी होती है ऐसी कंडीशन में, ठीक है। तो ब्लीडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है प्लासेंटा प्रीविया में। फिर बात करते हैं डायग्नोसिस की, कि डायग्नोस कैसे करेंगे। डायग्नोसिस में हम प्लासेंटोग्राफी कर सकते हैं, यूएसजी के हेल्प से देख सकते हैं कि अंदर प्लासेंटा में क्या प्रॉब्लम हुई है। दूसरा, यूएसजी कर सकते हैं, सोनोग्राफी कर सकते हैं, ठीक है। यूट्रस की सोनोग्राफी करेंगे तो पता चलेगा अंदर जो प्रॉब्लम है, कोज क्या है, कहाँ से रप्चर हुआ है, ठीक है। और थर्ड जो है वो हम डबल सेटअप एग्जामिनेशन कर सकते हैं। डबल सेटअप एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं। तो ये है इसके डायग्नोसिस। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही है डबल सेटअप एग्जामिनेशन की, ठीक है। ये डबल सेटअप एग्जामिनेशन क्या होता है, ठीक है। ये डबल सेटअप एग्जामिनेशन हम उस फीमेल को एग्जामिन करेंगे एक ऐसे सेटअप में जहाँ पे सारी ज़रूरत की चीज़ें, जो अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन हो जाए तो वहाँ उस इमरजेंसी कंडीशन को होल्ड करने के लिए, हैंडल करने के लिए सारी ज़रूरत की चीज़ें जो है वहाँ पे उपलब्ध हैं, ठीक है। तो डबल सेटअप एग्जामिनेशन में मोस्टली ये एग्जामिनेशन किया जाता है, एग्जामिनेशन इन ओटी सेटअप, एग्जामिनेशन इन ओटी सेटअप, ठीक है। तो ओटी के अंदर डबल सेटअप एग्जामिनेशन किया जाता है। और इसमें कैसा एग्जामिनेशन किया जाता है? पीवी एग्जामिनेशन, पीवी एग्जामिनेशन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पीवी एग्जामिनेशन लिखा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि पीवी एग्जामिनेशन अगर करना ही पड़ गया तो वो करते हैं डबल सेटअप एग्जामिनेशन में, ओटी में, और वो भी कब? टर्म कंडीशन के आसपास, ठीक है। कोई टर्म कंडीशन है और अगर फीमेल ओटी में है तो वहाँ पे हमें अगर एग्जामिनेशन करना पड़ गया पीवी एग्जामिनेशन, तो हम ओटी में करेंगे जहाँ हमें सारी ज़रूरत की चीज़ें, इमरजेंसी कंडीशन में सारी ज़रूरत की चीज़ें हमें मिल सके। ज़रूरत की चीज़ों से मतलब है अगर इस फीमेल का हमें क्या करना पड़ गया, सीजेरियन सेक्शन करना पड़ गया, हमने पीवी एग्जामिनेशन किया और हैवी ब्लीडिंग होने लग गई, तो उस टाइम हम इसका सीजेरियन सेक्शन कर लें। नहीं तो अगर ओटी सेटअप में नहीं है, अगर डबल सेटअप एग्जामिनेशन नहीं है, तो प्लासेंटा प्रीविया में पीवी एग्जामिनेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। प्लासेंटा प्रीविया में पीवी एग्जामिनेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, पीवी एग्जामिनेशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्लासेंटा प्रीविया। पीवी एग्जामिनेशन पर वेजाइनल एग्जामिनेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है प्लासेंटा प्रीविया में। प्लासेंटा प्रीविया में पर वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना है, और बाई चांस कोई कंडीशन आ जाए करने की तो प्लासेंटा प्रीविया में हम पीवी एग्जामिनेशन कब करेंगे? जब हम डबल सेटअप लेके बैठे हों, मतलब ओटी की कंडीशन में हो, ओटी में हो, और वहाँ पे हम कोई भी इमरजेंसी कंडीशन को हैंडल कर सकें। फिर बात करते हैं पीवी एग्जामिनेशन की।
पीवी एग्जामिनेशन को एग्जाम में और एक लाइन से लिखा हुआ आता है कि इसको क्या बोलते हैं, पीवी एग्जामिनेशन को बोलते हैं डिजिटल एग्जामिनेशन। डिजिटल एग्जामिनेशन, यहाँ पे दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है डिजिटल एग्जामिनेशन के साथ में। आप सोचोगे डिजिटल एग्जामिनेशन से मतलब है यूएसजी करवा ली, सोनोग्राफी करवा ली, प्लासेंटोग्राफी करा ली, कोई इलेक्ट्रॉनिक एग्जामिनेशन होगा, नहीं, ठीक है। डिजिटल एग्जामिनेशन होता है हमारी डिजिट से, ये फिंगर है डिजिट्स हमारी 1 2 3, ठीक है, डिजिट से, ठीक है। तो फिंगर एग्जामिनेशन या डिजिटल एग्जामिनेशन एक ही बात होती है। तो डिजिटल एग्जामिनेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है प्लासेंटा प्रीविया में, डिजिटल एग्जामिनेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है प्लासेंटा प्रीविया में। ना हम फिंगर एग्जामिनेशन करते हैं, ना पीवी एग्जामिनेशन करते हैं, ना डिजिटल एग्जामिनेशन करते हैं। बेस्ट ऑप्शन जो हमारा है, बेस्ट ऑप्शन, वो बेस्ट ऑप्शन है प्लासेंटोग्राफी यूएसजी। और डबल सेटअप एग्जामिनेशन का पूछते हैं कि क्या होता है डबल सेटअप एग्जामिनेशन, ऐसा एग्जामिनेशन जो ओटी सेटअप में किया जाए, ठीक है, या ऐसी जगह पे जहां पे कोई भी इमरजेंसी कंडीशन को हैंडल करने के लिए सारी जरूरत की चीजें वहां पे उपलब्ध। अब बात करते हैं प्लासेंटा प्रीविया के टाइप की, ठीक है। तो हमने क्या क्या इधर बात कर ली, हमने बात कर ली कि एपीएच क्या होता है। एपीएच का मतलब है एंटीपार्टम हेमरेज, कि एंटीपार्टम हेमरेज होता क्या है। एंटीपार्टम हेमरेज वो कंडीशन है जिसमें 28 वीक की प्रेगनेंसी के बाद में बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर तक किसी भी टाइप की ब्लीडिंग हो जाए। कहाँ से? जेनाइटल एरिया से, ठीक है। 28 वीक की प्रेगनेंसी के बाद में बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर का जो टाइम होता है, इसको हम लेट प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। तो लेट प्रेगनेंसी में किसी भी टाइप की ब्लीडिंग हो जाए, कहाँ से? जेनाइटल एरिया से, जिसको हम बोलते हैं एंटीपार्टम हेमरेज, ठीक है। फिर बात करते हैं कि एंटीपार्टम हेमरेज के कारण क्या क्या हैं। तो कारण की बात करें तो इसमें 3 मेन रीजन है, ठीक है, 3 मेन कारण है। प्लासेंटल साइट ब्लीडिंग, एक्स्ट्रा प्लासेंटल ब्लीडिंग, अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग। तो प्लासेंटल साइट ब्लीडिंग में क्या होंगे? प्लासेंटा प्रीविया और एब्रप्सियो प्लासेंटी, प्लासेंटा प्रीविया और एब्रप्सियो प्लासेंटी, ठीक है। दोनों में 35% कैसेज है, लेकिन हमें एग्जाम में राइट कौन सा करना है? हमें एग्जाम में राइट करना है एब्रप्सियो प्लासेंटी, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा प्लासेंटल, एक्स्ट्रा प्लासेंटल में सर्वाइकल कैंसर हो, सर्वाइकल पॉलिप हो, सर्वाइकल ट्यूमर, सारे एक ही बात है। ट्रोमेटिक इंजरी आपको अलग अलग लिखा हुआ मिल सकता है। अब इस पे मैं जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आया हुआ क्वेश्चन है कि इस नीचे दिए हुए जो फॉलोइंग ऑप्शन है उनमें से एपीएच के कोजेज कौन कौन से हैं? एक्सेप्ट, लास्ट में दे दिया एक्सेप्ट। तो एपीएच के कोजेज वहां पे लिख दिया प्लासेंटा प्रीविया, प्लासेंटा प्रीविया एपीएच का कोज अभी होता है। एब्रप्सियो प्लासेंटी कोज अभी होता है। फिर वहां पे थर्ड आपको दे दिया सर्वाइकल कैंसर, हाँ जी, सर्वाइकल कैंसर भी एपीएच में आता है, एक्स्ट्रा प्लासेंटल में आता है। और चौथा जो ऑप्शन है वो आपको दे दिया एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हमें पता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का तो यहाँ कहीं नाम ही नहीं है एपीएच में। तो फोर्थ जो ऑप्शन है एक्सेप्ट वाला एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, और ये एपीएच का कोई भी कारण नहीं है। तो ऐसे करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इन ऑप्शन पे भी हमें ध्यान देना है। एब्रप्सियो प्लासेंटा मोस्ट कॉमन कोज है एपीएच का। फिर बात करते हैं प्लासेंटा प्रीविया की। तो प्लासेंटा प्रीविया पहले ही इस रास्ते में आके पहले ही बैठ जाता है, ठीक है। कौन से रास्ते में? इस यूट्रस से, जहां से फिटस को बाहर आना है, बेबी को बाहर आना है, उस रास्ते में खुद सिचुएटेड हो गया पहले ही, ठीक है। सिचुएटेड हुआ क्यों? नॉर्मली कहां पे होता है? अपर साइड में, पोस्टीरियर साइड में मोस्ट कॉमन, एंटीरियर भी हो सकता है लेकिन मोस्ट कॉमन पोस्टीरियर साइड में, ठीक है। हुआ क्यों? हुआ इसलिए कि ऐसा माना जाता है कि जो डेसिडुआ है वो डिफेक्टिव हो सकती है। डेसिडुआ ने क्या किया? बेचारे उस फर्टिलाइज्ड ओम को रिसीव ही नहीं किया जो फिलोपियन ट्यूब से फर्टिलाइज्ड होके आ रहा था, उसने रिसीव नहीं किया, उसने उसको न्यूट्रिशन दिया नहीं। तो वो बेचारा न्यूट्रिशन की तलाश में इधर उधर घूमता घूमता कहाँ चला गया? नीचे चला गया। तो फिर हमने मान ली कि वे ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी, वो नीचे गिर गया, ड्रॉप डाउन हो गया। वो ढूंढता ढूंढता न्यूट्रिशन कहाँ चला गया? नीचे चला गया,
ठीक है। नीचे चला गया तो फिर नीचे से ऊपर आना उसका हो गया मुश्किल, और उसने अपने जड़ों को वहीं पे ही फैला लिया, और जड़ों को फैलाया कैसे, इधर उधर फैला लिया, तो वहाँ पे उसका जो रिलेशन था डेसिडुआ के साथ में, अलग अलग जगह से उसने न्यूट्रिशन लेने की कोशिश की थी, तो रिलेशन कैसा हो गया, वीक हो गया। ठीक है, अब वीक रिलेशन हो गया तो प्लासेंटा भी क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, और जो पता है आपको पता है वीक रिलेशन होते हैं उनके टूटने के चांसेस बड़े ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर में, इन फ्यूचर प्लासेंटा का जो रिलेशन है डेसिडुआ के साथ में, इसके टूटने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। इन फ्यूचर अगर कभी इसका प्लासेंटा के साथ में रिलेशन टूट जाता है, डेसिडुआ के साथ में प्लासेंटा का, तो जब रिलेशन टूटेगा तो आपको पता है यहाँ पे ब्लीडिंग जरूर होती है। ठीक है, खून की नदियाँ बहती है, मैंने बताया था आपको, तो ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग फिर कैसी होगी, पेनलेस ब्लीडिंग होगी। ठीक है, कोजलेस ब्लीडिंग होगी, रिवील्ड ब्लीडिंग होगी, और यहाँ पे बहुत सारी हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है प्लासेंटा प्रीविया में। ठीक है, तो फिर ये होती है ब्लीडिंग। इसके साइन एंड सिम्टम में हमें क्या देखने को मिलता है, साइन एंड सिम्टम में, अगर साइन एंड सिम्टम की बात करें तो साइन एंड सिम्टम में ब्लीडिंग होगी। ठीक है, और ब्लीडिंग कैसी होगी, ब्राइट रेड ब्लीडिंग होगी, फ्रेश ब्लीडिंग होगी, ब्राइट रेड ब्लीडिंग होगी। ठीक है, रिकरेंट होगी, बार बार हो सकती है, रिकरेंट होगी, कोजलेस होगी, पेन नहीं होगा, पेनलेस ब्लीडिंग होगी। ठीक है, और रिवील्ड ब्लीडिंग होगी, सीक्रेट भी हो सकती है, पता ही नहीं चलता। ठीक है, क्यों हुई, रिवील्ड ब्लीडिंग होगी। अब आपने अगर प्लासेंटा प्रीविया का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वहाँ पे पेनलेस को ध्यान रखना है। पेनफुल ब्लीडिंग होगी तो वो कभी प्लासेंटा प्रीविया के साथ में एसोसिएटेड नहीं होती, वो और कोई कारण होगा पेनफुल का। तो प्लासेंटा प्रीविया का अगर आपको मिलेगा क्वेश्चन तो पेनलेस होगा, पेनलेस ब्लीडिंग होगी। ठीक है, ये थे इसके साइन एंड सिम्टम। बस इन चीज़ों को ध्यान में रख लिया तो बहुत सारा ध्यान में रख लिया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। डायग्नोसिस की बात करें तो प्लासेंटोग्राफी मेन है, यूएसजी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएसजी से पता लगा सकते हैं। और फिर बात करते हैं डबल सेटअप एग्जामिनेशन की। ठीक है, तो डबल सेटअप एग्जामिनेशन इन ओटी या ऐसी जगह पे जहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास सारे इक्विपमेंट क्या हैं, अवेलेबल हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कि पीवी एग्जामिनेशन जो होता है या डिजिटल एग्जामिनेशन सेम ही है या फिंगर एग्जामिनेशन, वो प्लासेंटा प्रीविया में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। कभी भी प्लासेंटा प्रीविया में पीवी डिजिटल फिंगर एग्जामिनेशन हम नहीं करते हैं। ठीक है, फिर आगे बताएं कि अगर फिंगर एग्जामिनेशन करना भी पड़ गया तो वो किस कंडीशन में करेंगे, एट टर्म, जब वो फीमेल हमारे पास कहाँ पे है, ओटी में है, हमने उसका फिंगर एग्जामिनेशन करना चाहा, वहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, उस कॉम्प्लिकेशन को हम मैनेज कर सकें हाथों हाथ, तो वहाँ पे डबल सेटअप एग्जामिनेशन में पीवी एग्जामिनेशन कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है जितना ये याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं टाइप ऑफ प्लासेंटा प्रीविया। टाइप ऑफ प्लासेंटा प्रीविया, टाइप ऑफ प्लासेंटा प्रीविया आपने पढ़ा है आज तक कि 4 टाइप का होता है प्लासेंटा प्रीविया। ठीक है, सिंपल सी बात में 4 टाइप का, 1 2 3 4, बस 1 2 3 4, ये 4 टाइप है प्लासेंटा प्रीविया के, जिसको हम बोलते हैं टाइप 1, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4।
है प्लासेंटा प्रीविया के 4 टाइप, 1 2 3 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, अगर हम इसके बारे में और थोड़ा सा जान लें तो हम ये पढ़ लेंगे कि ये कौन कौन से है। ये है लो लाइंग प्लासेंटा प्रीविया, टाइप 1 टाइप फर्स्ट लो लाइंग प्लासेंटा प्रीविया। इसके बारे में अगर हम और बात करें तो ये है मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया, मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया। ठीक है, थर्ड की बात करें तो इसके बारे में होता है इनकम्प्लीट प्लासेंटा प्रीविया, इनकम्प्लीट प्लासेंटा प्रीविया। ठीक है, टाइप फोर्थ की बात करें तो ये होता है कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया, कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया। ये है टाइप फोर्थ प्लासेंटा प्रीविया। ठीक है, अभी हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या कौन सा ज़्यादा खतरनाक है, किस में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, किस में कम प्रॉब्लम होती है, कौन सा ज़्यादा खतरनाक है, किस में कम प्रॉब्लम होती है और किस में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ये हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो लो लाइंग का मतलब है कि ये जो प्लासेंटा प्रीविया है, टाइप 1 जो प्लासेंटा प्रीविया है, ये होता है, मान लो ये है यूट्रस। ये जो प्लासेंटा प्रीविया है टाइप 1, लो लाइंग नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो प्लासेंटा है वो सिचुएटेड हो जाता है लोअर साइड में। प्लासेंटा कहाँ पे सिचुएटेड हो जाता है? लोअर साइड में। ठीक है, लेकिन ओस तक नहीं पहुंचता। सिचुएटेड कहाँ हो गया? लोअर साइड में, लेकिन ओस तक नहीं पहुंचता। ये जो ओपनिंग है यूट्रस की, इस तक नहीं पहुंचता, वहां से ये ऊपर ही होता है, लेकिन अपर साइड में इम्प्लांट ना होके नीचे की तरफ इम्प्लांटेड है और बेबी से पहले है। तो टाइप 1 लो लाइंग प्लासेंटा प्रीविया। फिर बात करते हैं मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया की। लो लाइंग में प्लासेंटा जो है इसके ओस तक, ओपनिंग तक पहुंच जाएगा, लेकिन इसको कवर नहीं करेगा। इसको कवर नहीं करेगा, चाहे ये ओस क्लोज हो चाहे ये ओपन हो, ये इसको कवर नहीं करता। ये बस इसके मार्जिन तक पहुंच जाता है, इसके किनारे तक, इसकी ओपनिंग के किनारे तक पहुंच जाता है। टाइप 3 में क्या होता है? टाइप 3 में ये इसके किनारे तक तो पहुंचा हुआ रहेगा, लेकिन जब ओस ओपन होगा तब तो ये इसको कवर नहीं करेगा, लेकिन जब ओस क्लोज होगा तब ये इसको कवर करेगा। इस ओपनिंग को, जब ये ओपनिंग ओपन होगी यूट्राइन की, ओस ओपन होगा, तब तो इसको कवर नहीं करेगा। ठीक है, और जब ये क्लोज होगा तो इसको ये कवर करेगा। ठीक है, तो ये हो गया इनकम्प्लीट प्लासेंटा प्रीविया। और कंप्लीट की बात करें तो कंप्लीट में चाहे ओस ओपन हो चाहे नहीं ओपन हो, बस ये इसको कंप्लीटली कवर करेगा, ये एकदम सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, ये है प्लासेंटा और ये है इसकी विलाई, और ये हो गया, और इसीलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल प्लासेंटा प्रीविया, सेंट्रल प्लासेंटा प्रीविया, सेंट्रल प्लासेंटा प्रीविया। ठीक है, टाइप 1 लो लाइंग, टाइप 2 मार्जिनल, टाइप 3 इनकम्प्लीट, टाइप 4 कंप्लीट और सेंट्रल। लो लाइंग में नीचे सिचुएटेड था, लेकिन ओस तक उसकी जो किनारे हैं प्लासेंटा के, ओस तक नहीं पहुंचे थे। टाइप 2 में मार्जिन उसके जो हैं किनारे हैं वो ओस तक पहुंच गए थे, लेकिन चाहे ओस क्लोज हो चाहे ओपन हो, वो उसको कवर नहीं कर रहा था। टाइप 3 में इनकम्प्लीट में अगर ओस क्लोज है तो कवर करता है, और ओस ओपन है तो वो कवर नहीं कर रहा।
टाइप 4 में एकदम सेंटर में है, ओपन क्लोज का यहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं रहा, बस वो उसको बीच में बैठा है कि मैंने कर दिया जाम, अब रास्ता आने नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये था टाइप 4। अब टाइप 4 से आगे इनके मैं एक और आपको डायग्राम बताऊं। अगर मैं बनाता हूं टाइप 1 का, इस तरीके से मान लो ये है यूट्रस और ये है इसकी ओपनिंग। ठीक है, तो प्लासेंटा जो है वो इधर इससे ओपनिंग से दूर ही सिचुएटेड है। ठीक है, प्लासेंटा जो है इसकी ओपनिंग से कहाँ सिचुएटेड है, दूर ही सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये हो गया टाइप 1। फिर बात करता हूँ टाइप 2 की। तो टाइप 2 में ये है यूट्रस और ये है इसकी ओपनिंग। ठीक है, टाइप 2 में प्लासेंटा जो है इसके किनारे इसकी ओपनिंग तक पहुंच गए, लेकिन इसको कवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे। ठीक है, टाइप 3 की। टाइप 3 में ये है टाइप 3। ठीक है, टाइप 3 में अगर ओस ओपन है तो इसको कवर नहीं करता, और ओस क्लोज है, ओपनिंग क्लोज है, तो ये इसको कवर करता है। ठीक है, इस ओपनिंग को। तो ये हो गया टाइप 3। और टाइप 4 की बात करूं, टाइप 4 में चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो, बस इसने इस ओपनिंग को कवर करना है। ये है ओपनिंग, और टाइप 4 में तो बस एकदम सेंटर में ही आके बैठा हुआ है कि मैं नहीं जाने दूंगा, जाके बताओ। बेबी को बोलता है कि मैं जाने नहीं दूंगा, कोई भी कंडीशन हो। ठीक है, मैं नहीं जाने दूंगा, जाके बताओ। तो ये है इसके 4 टाइप। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन में वेजाइनल डिलीवरी हो सकती है। तो वेजाइनल डिलीवरी जो हो सकती है वो हो सकती है इस कंडीशन में। ठीक है, और इस कंडीशन में वेजाइनल डिलीवरी जो है वो हो सकती है। इन कंडीशन में वेजाइनल डिलीवरी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकती इन दोनों कंडीशन में। तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल प्लासेंटा प्रीविया है, तो यहाँ पे बेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दी होगी। ठीक है, तो वहाँ पे सिजेरियन सेक्शन देखो, बेस्ट मैनेजमेंट जो होगा, बेस्ट मैनेजमेंट जो होगा वो होगा सिजेरियन सेक्शन। अभी बात करूंगा मैं फर्स्ट मैनेजमेंट की, बेस्ट मैनेजमेंट की और एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट की, आगे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये तो थे टाइप। इसमें बात करते हैं टाइप 2 प्लासेंटा प्रीविया की, टाइप 2 प्लासेंटा प्रीविया की। ठीक है, ये जो होता है 2 टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। टाइप 2 प्लासेंटा प्रीविया 2 टाइप का होता है। ठीक है, टाइप 2 प्लासेंटा प्रीविया एंटीरियर। ठीक है, टाइप 2 प्लासेंटा प्रीविया, टाइप 2 प्लासेंटा प्रीविया पोस्टीरियर, टाइप 2 प्लासेंटा प्रीविया पोस्टीरियर। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो प्लासेंटा प्रीविया होगा टाइप 2 में नीचे की तरफ सिचुएटेड होगा, लेकिन कौन सी कंडीशन में होगा, आगे एंटीरियर साइड में, यूट्रस के एंटीरियर साइड में। इसमें जो प्लासेंटा प्रीविया टाइप 2 है, ये जो होगा इसमें पोस्टीरियर वाल पे, पीछे की तरफ पोस्टीरियर वाल पे इम्प्लांटेड होगा, नीचे की तरफ होगा, पोस्टीरियर वाल पे इम्प्लांटेड होगा और मार्जिन तक पहुंचेगा। ठीक है, इसमें ये मान लो नॉर्मल कंडीशन है, टाइप 2 की नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, और ये जो है ये टाइप 2 की डेंजरस कंडीशन है। डेंजरस कंडीशन है, डेंजर है इसमें बेबी को। ठीक है, डेंजरस कंडीशन है, इसलिए इसको डेंजरस प्लासेंटा, डेंजरस
प्लासेंटा प्रीविया भी बोलते हैं। डेंजरस प्लासेंटा प्रीविया की बात करें तो वो कौन सा प्लासेंटा प्रीविया होगा? टाइप सेकंड पोस्टीरियर प्लासेंटा प्रीविया, जिसको बोलते हैं डेंजरस प्लासेंटा प्रीविया। डेंजर क्यों है इसमें, इतना खतरा क्यों है, खतरनाक इतना क्यों है? ये खतरनाक इसलिए होता है कि पीछे की साइड में बोनी प्रोमिनेंस रहता है। आपको पता है पीछे की साइड में क्या है? सैक्रम है, ठीक है, कोकिक्स है, ठीक। तो सैक्रम के बोनी प्रोमिनेंस रहते हैं, नंबर 1 सैक्रल प्रोमोन्ट्री, ठीक है, फिर और ये मान लो कोकिक्स है, S1 S2 S3 S4 S5 सैक्रल प्रोमोन्ट्री। और सैक्रल प्रोमोन्ट्री में आपको पता है उभार होता है, ठीक है, उभार है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये है इधर यूट्रस की वॉल, ये है इधर यूट्रस की वॉल, ये यहाँ पे यूट्रस की वॉल है, आगे भी यूट्रस, ठीक है, इधर दोनों साइड में यूट्रस की वॉल। आगे की तरफ था तो आगे तो कोई बोनी प्रोमिनेंस था नहीं, तो प्लासेंटा थोड़ा आगे खिसक जाता है, बच्चे को जगह मिल जाती है, रास्ता मिल जाता है कि वो डिलीवर हो जाए, ठीक है। टाइप सेकंड तक तो बच्चा वेजाइनल डिलीवरी हो सकती है। पोस्टीरियर साइड में अगर प्लासेंटा इधर सिचुएटेड है, ठीक है, और प्लासेंटा आपको पता है कुछ जगह तो प्लासेंटा भी घेर के रखता है अपने लिए, इधर जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये है बेबी और इधर है अब बेबी का हेड है, मान लो, ठीक है, बेबी का हेड है ये। अब जब ये हेड नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे प्लासेंटा पे प्रेशर लगेगा और इधर पीछे इसके बोनी प्रोमिनेंस, तो ये बोनी प्रोमिनेंस तो पीछे जाने से रहा, तो बच्चे का हेड जगह नहीं मिलेगी, बच्चे का हेड वहीं अटक जाएगा, हेड अटक जाएगा तो बच्चे के हेड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा, प्रेशर लगेगा तो वेगस नर्व स्टिमुलेशन होगा, वेगस नर्व स्टिमुलेशन होगा तो धीरे 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 उसकी हार्ट रेट बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी, फिटल हार्ट साउंड जो है आना बंद हो जाएगा, और यहाँ पे फिर लास्ट में जाके क्या होगा, फिटल लॉस हो जाएगा, फिटल लॉस हो जाएगा। तो था तो टाइप सेकंड लेकिन पोस्टीरियर था और कैसा था, डेंजरस, ठीक है, और इसीलिए इसको डेंजरस प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, फिटस का लॉस हो जाता है, वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती, इसलिए टाइप सेकंड पोस्टीरियर में सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है, ठीक है, तो वेजाइनल डिलीवरी इधर पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों ये था टाइप सेकंड प्लासेंटा प्रीविया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा यहाँ तक, ठीक है। आगे हम इसके बात करते हैं मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट की बात करते हैं कि प्लासेंटा प्रीविया है, चाहे किसी भी टाइप का प्लासेंटा प्रीविया है, तो मैनेजमेंट क्या होगा, ठीक है। तो टाइप 1, टाइप सेकंड एंटीरियर, इसमें वेजाइनल डिलीवरी जो है एप्लीकेबल है, इसमें हम वेजाइनल डिलीवरी करवा सकते हैं, ठीक है। फिर है टाइप सेकंड पोस्टीरियर, टाइप सेकंड पोस्टीरियर, टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ। इन कंडीशन में वेजाइनल डिलीवरी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, वेजाइनल डिलीवरी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। इस कंडीशन में वेजाइनल डिलीवरी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। फिर दोस्तों बात करते हैं और मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के कुछ यहाँ पे मैनेजमेंट के कुछ एक अलग अलग टाइप हैं, ठीक है। एक आपको दे दे नाम एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, ठीक है। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में क्या करना होता है, देखना होता है कि फीमेल अगर हीमोडायनामिकली स्टेबल है, थोड़ी सी उसके ब्लीडिंग हुई, नॉर्मल कंडीशन है, फिटल हार्ट साउंड नॉर्मल है,
ठीक है। तो यहाँ पे हम वेट करते हैं एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में, थोड़ा सा उसको ट्रीटमेंट देके उसकी ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, देखा कि ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, हम वेट करते हैं, ठीक है, और आगे प्रेगनेंसी को प्रोग्रेस करते हैं, आगे की तरफ लेके जाते हैं। तो वेट करते हैं एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में, ठीक है। एक्टिव मैनेजमेंट, एक होता है एक्टिव मैनेजमेंट, एक्टिव मैनेजमेंट। एक्टिव मैनेजमेंट में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे हम अब इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो एक्टिव मैनेजमेंट में हमें कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है, डिसीजन लेना पड़ता है हमें। और डिसीजन हम क्या लेंगे, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ सकता है यहाँ पे, और वो टर्मिनेशन कैसे भी हो सकता है, सिजेरियन सेक्शन भी हो सकता है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी भी हो सकता है। अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो फिर सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रेगनेंसी अगर इस लेवल तक नहीं पहुँची है कि बेबी वहाँ से हम जिंदा डिलीवर कर सकें, ठीक है, कोई ऐसी कंडीशन हो, कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो गई, तो फिर हमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ेगा, मदर को बचाना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये कंडीशन है। फिर इसमें बात करते हैं एक्टिव मैनेजमेंट में कि अगर फीमेल है उसमें टाइप 4 प्लासेंटा प्रीविया है, ठीक है, टाइप 4 प्लासेंटा प्रीविया सेंट्रल प्लासेंटा प्रीविया है, ठीक है, सेंट्रल प्लासेंटा प्रीविया है, और सेंट्रल प्लासेंटा प्रीविया की वजह से उसमें हो रही है ब्लीडिंग। तो इसका बेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा, वर्ड है बेस्ट, बेस्ट मैनेजमेंट इसका क्या होगा। तो बेस्ट, ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ। बेस्ट जो इसका मैनेजमेंट होगा, बेस्ट मैनेजमेंट है सिजेरियन सेक्शन। बेस्ट जो इसका मैनेजमेंट है वो है सिजेरियन सेक्शन। डिलीवरी करवानी है हमें, यहाँ पे फाइनल डिसीजन लेना है, सिजेरियन सेक्शन करवाना पड़ेगा हमें, डिलीवरी करवानी पड़ेगी, फाइनल डिसीजन लेना है, ठीक है। फिर आपको बेस्ट ना दे के फर्स्ट मैनेजमेंट दे कि फर्स्ट मैनेजमेंट यहाँ पे क्या है, ठीक है, कि एक फीमेल है, टाइप 3 प्लासेंटा प्रीविया है, टाइप 4 प्लासेंटा प्रीविया है, और यहाँ पे फिर इसका फर्स्ट मैनेजमेंट क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट मैनेजमेंट। एक नाम है बेस्ट, बेस्ट में लास्ट कंडीशन बस, यहाँ इससे बेस्ट कुछ नहीं है, तो हमने क्या किया, डिलीवरी करवा दी, सिजेरियन सेक्शन करवा दिया। फिर है फर्स्ट मैनेजमेंट, और फर्स्ट मैनेजमेंट में प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन हमसे पूछेंगे, हमें यहाँ पे अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। किसी फीमेल के ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पे प्रायोरिटी क्या रहेगी, प्रायोरिटी जो हमारी रहेगी फर्स्ट मैनेजमेंट में वो होगा ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन किसका, फीमेल का और बेबी का। और ऑब्जर्वेशन में हम हमेशा क्या चेक करते हैं, ऑब्जर्वेशन में हम हमेशा चेक करते हैं वाइटल साइन, ठीक है, वाइटल साइन ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है, बेबी का और मदर का, ठीक है, वाइटल साइन चेक करेंगे, ब्लीडिंग को मॉनिटरिंग करेंगे, फीटल हार्ट साउंड चेक करेंगे। यहाँ पे आपसे कोई पूछ ले कि फर्स्ट मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, एक फीमेल है जिसके ब्लीडिंग हो रही है, और यहाँ पे उसका फर्स्ट मैनेजमेंट हम क्या करेंगे कि पैड प्रोवाइड करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे, डिलीवरी करवाएंगे, या फीटल हार्ट साउंड दे वहाँ पे अलग से फीटल हार्ट साउंड, फोर्थ ऑप्शन हो तो फीटल हार्ट साउंड चेक करेंगे हम, फीटल हार्ट साउंड, या फीटल हार्ट साउंड की जगह चेक ऐसा लिख दे कि मॉनिटरिंग ऑफ ब्लीडिंग एंड वाइटल्स मॉनिटरिंग, तो हम यहाँ पे मदर के वाइटल्स, फिर ये ऑप्शन हम यहाँ पे सेट करेंगे, ये ऑप्शन हमें चूज करना होगा। तो फर्स्ट मैनेजमेंट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन हमारा होगा, ठीक है। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में हम वेट करेंगे, हीमोडायनामिकली स्टेबल है फीमेल, हम वेट करेंगे। एक्टिव मैनेजमेंट में हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि अब करना क्या है आगे, और एक्टिव का बेस्ट होता है कि सिजेरियन सेक्शन करवा के, बेस्ट नाम आ गया तो फाइनल डिसीजन हमें लेना है, और प्रेगनेंसी को फिर सबसाइड करना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा। वो टर्मिनेशन वेजाइनल डिलीवरी भी हो सकता है, वो सिजेरियन सेक्शन हो सकता है, और वो कॉम्प्लिकेशन होगी तो बस टर्मिनेट करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं फर्स्ट मैनेजमेंट की, तो ऑब्जर्वेशन करेंगे, ब्लीडिंग को ऑब्जर्व करेंगे, वाइटल साइन देखेंगे, फीटल हार्ट रेट सुनेंगे, तो ये हमारे प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होगा, फर्स्ट मैनेजमेंट होगा, ठीक है। फिर हम दोस्तों प्लासेंटा प्रीविया की कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन प्लासेंटा प्रीविया में आ सकती है,
ठीक है। कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल सकती है प्लासेंटा प्रीविया की वजह से, ठीक है। ठीक है, तो नंबर 1 जो कॉम्प्लिकेशन है प्लासेंटा प्रीविया की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है वो हो सकता है कॉर्ड प्रोलैप्स, कॉर्ड प्रोलैप्स, ठीक है। अब कॉर्ड प्रोलैप्स में क्या होगा, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो बेबी के डिलीवर होने से पहले ही बाहर आ जाएगी। बेबी तो डिलीवर हुआ ही नहीं लेकिन अम्बिलिकल कॉर्ड पहले ही चली आ रही है, दिख रही है हमें अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड पहले बाहर आ जाएगी तो वो कंडीशन क्या होगी, कॉर्ड प्रोलैप्स। अब ये है यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि पहले ही कॉर्ड बाहर आ गई, अभी कॉर्ड के ऊपर बेबी के हेड का प्रेशर लगेगा, उधर से बच्चा नीचे आ रहा है तो वो खींच भी सकती है। डिलीवरी होने से पहले ही प्लासेंटल एब्रप्शन हो सकता है, वहाँ से प्लासेंटा जो है वो उखड़ जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा डेसिडुआ के साथ में। तो फिर बेबी तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, कुछ नहीं पहुंचेगा, तो फीटल लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये है कॉम्प्लिकेशन। अब हमसे इस कॉम्प्लिकेशन में पूछते हैं कि अगर कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया, कॉर्ड प्रोलैप्स में हमें पोजीशन कौन सी देनी है फीमेल को, कॉर्ड प्रोलैप्स में पोजीशन कौन सी देनी है, तो पोजीशन इसको देंगे, वो पोजीशन होगी ट्रेंडलेबर्ग पोजीशन, ठीक है। फीमेल का हेड एंड लो कर देंगे, फुट एंड बेड का जो है वो हाई कर देंगे, ठीक है। तो जिससे कि ग्रेविटी कम हो सके, और ग्रेविटी कम हो जाएगी तो कॉर्ड जो है जो बाहर आ रही है कंटिन्यू प्रोट्रूड हो रही है, वो ग्रेविटी की वजह से ज़्यादा बाहर नहीं आए, ठीक है, और ग्रेविटी कम होगी तो कॉर्ड भी बाहर नहीं आए, ठीक है। पोजीशन, तो ये है कॉर्ड प्रोलैप्स में पोजीशन, इंपॉर्टेंट है ये। कॉर्ड प्रोलैप्स में हम कौन सी पोजीशन देंगे, हम ट्रेंडनबर्ग पोजीशन देंगे। और ट्रेंडनबर्ग अगर हमें ऑप्शन में नहीं मिलती है तो यहाँ पे आपको लिखा होगा नी चेस्ट पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन। और इसी का एक नाम और है जो बहुत बार हमसे एग्जाम में पूछते हैं, जिसको बोलते हैं गेनू पेक्टोरियल पोजीशन, गेनू पेक्टोरियल पोजीशन, जेनू पेक्टोरियल पोजीशन, ठीक है, जेनू पेक्टोरियल पोजीशन, ठीक है। तो ये हमें मिलेगी ऑप्शन में, तो ट्रेंडनबर्ग अगर नहीं है तो ये मिलेगी। फिर पोजीशन से यहाँ पे बात करते हैं कि प्लासेंटा प्रीविया में फीमेल को कौन सी पोजीशन देनी है, ठीक है। पोजीशन प्रोवाइडेड इन प्लासेंटा प्रीविया, प्लासेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है, तब फीमेल को हम कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। इस कंडीशन में हम जो पोजीशन प्रोवाइड करते हैं वो पोजीशन होती है रिवर्स ट्रेंडनबर्ग, रिवर्स ट्रेंडनलेबर्ग पोजीशन, ठीक है। उल्टी पोजीशन दे रहे हैं ट्रेंडनबर्ग की। ट्रेंडनबर्ग में क्या किया था, हेड एंड लो किया था, फुट एंड ऊपर किए थे। रिवर्स ट्रेंडनबर्ग पोजीशन में किसमें कि प्लासेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग हो रही है, और रिवर्स ट्रेंडनबर्ग पोजीशन क्यों देंगे, उल्टी पोजीशन देंगे। अब यहाँ पे हेड एंड हाई करेंगे, फुट एंड लो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। और इस ब्लीडिंग को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, घर पे मैनेज तो कर नहीं सकते, रोक नहीं सकते इस ब्लीडिंग को, ठीक है, रोक तो सकते नहीं। यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी शक्ति थोड़ी है कि हाथ से बंद कर देंगे या कोई टांका लगा देंगे वहाँ पे, वहाँ तो प्लासेंटल, अब क्या हुआ है,
प्लासेंटा का कनेक्शन टूट गया डेसिडुआ के साथ में, ठीक है, तो वहां पे ऐसा हम कुछ कर नहीं सकते। तो अब क्या करेंगे कि फीमेल को अपराइट पोजीशन दे दो, थोड़ा उसका हेड एंड ऊपर कर दो, हेड एंड ऊपर कर देंगे, फुट एंड लो करेंगे, तो बेबी का जो हेड है वो जाके प्लासेंटा पे थोड़ा सा प्रेशर डालेगा और हो सकता है उसके प्रेशर की वजह से वहां पे क्या हो जाए, वहां पे ब्लीडिंग पॉइंट है जो दब जाए, और ब्लीडिंग पॉइंट दब गया तो फिर क्या होगा, ब्लीडिंग थोड़ी कम हो जाएगी। बस इतना कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हमें कौन सी पोजीशन देनी पड़ेगी, फिटस को जो पोजीशन देनी, जो मदर को पोजीशन देनी पड़ेगी, सॉरी फिटस बोल दिया, जो मदर को पोजीशन देनी पड़ेगी वो कौन सी होगी, वो रिवर्स ट्रेंडनबर्ग पोजीशन होगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोगों को नहीं पता कि रिवर्स ट्रेंडनबर्ग पोजीशन देंगे, इसलिए एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है। ये कुछ अलग ही हटके है, इसलिए पूछता है एग्जामिनर एग्जाम में, तो ये अपने को याद रखना है, ठीक है। अभी मेरे को याद आ रहा है जैसे यही क्वेश्चन नॉरसेट में आया हुआ था, ठीक है, तो पता रखना है कि कॉर्ड प्रोलैप्स हो तो नी चेस्ट पोजीशन दे, प्रायोरिटी देंगे ट्रेंडनबर्ग को, ट्रेंडनबर्ग नहीं है तो नी चेस्ट पोजीशन, नी चेस्ट नाम नहीं है तो जेनोपेक्टोरियल पोजीशन होगी, ठीक है। फिर प्लासेंटा प्रीविया के लिए हमसे पूछे तो प्लासेंटा प्रीविया के लिए हम बात करेंगे रिवर्स ट्रेंडनबर्ग पोजीशन की, हेड एंड ऊपर फुट एंड लो, ठीक है। फिर एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आता है कि प्लासेंटा प्रीविया में हम पीवी एग्जामिनेशन या फिंगर एग्जामिनेशन हम नहीं करते हैं, हम सिर्फ पीवी एग्जामिनेशन, फिंगर एग्जामिनेशन या डिजिटल एग्जामिनेशन ओनली एंड ओनली कर सकते हैं। वो कर सकते हैं हम किस में, वो हम कर सकते हैं डबल सेटअप एग्जामिनेशन में, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे कॉर्ड प्रोलैप्स। और प्लासेंटा प्रीविया की एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशन होती है, सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सेकंड, ये होती है प्री टर्म लेबर, प्री टर्म लेबर, ठीक है। अब प्री टर्म लेबर यहाँ पे क्यों है, क्योंकि मान लो आपस में टूट गया कनेक्शन, किसका, प्लासेंटा का कनेक्शन टूट गया है डेसिडुआ के साथ में, डेसिडुआ के साथ में प्लासेंटा का कनेक्शन टूट गया तो वहाँ पे होने लग गया ब्लीडिंग। और वो कनेक्शन कब टूटा, वो कनेक्शन 37 वीक कंप्लीट होने से पहले ही टूट गया, पहले टूट गया। तो अब क्या करना है, वहाँ पे हमें कैसे ना कैसे करके उस बेबी को डिलीवर करवाना है, बचाना है, ठीक है। तो अब ये हम वेट नहीं करेंगे कि इधर से ब्लीडिंग हो रही है तो 37 वीक पे जाना है, नहीं, अगर 30 वीक पे ब्लीडिंग होगी तो हम फिर 30 वीक पे बेबी को डिलीवर करवा लेंगे। तो अब बेबी वो कैसा होगा, वो जो बेबी होगा वो प्री मैच्योर बेबी होगा, ठीक है, प्री मैच्योर होगा, प्री मैच्योरिटी या प्री टर्म बेबी होगा, ठीक है। और प्री टर्म बेबी में या प्री मैच्योर बेबी में हम जानते हैं कि जो लंग मैच्योरिटी होती है, जो लंग्स मैच्योरिटी होती है वो कंप्लीटली मैच्योर नहीं होते, ठीक है, प्री टर्म बेबी में। और कंप्लीटली मैच्योर नहीं होते तो इस बेबी में ARDS होने के चांसेस ज़्यादा है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने के चांसेस इस बेबी में क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो प्री टर्म लेबर की वजह से, प्री मैच्योर डिलीवरी की वजह से लंग मैच्योरिटी नहीं होगी, लंग मैच्योरिटी नहीं होगी तो ARDS होने के चांसेस ज़्यादा है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा है। अब ऐसे बेबी में ARDS से बचाने के लिए हम इनको देते हैं, मदर को देते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड, कोर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। और कौन से कोर्टिकोस्टेरॉइड हम देते हैं, चॉइस के अगर फर्स्ट प्रायोरिटी देखें तो होता है बीटामेथासोन, बीटामेथासोन, और वहां पे बीटामेथासोन नहीं मिलेगा तो हमें डेक्सामेथासोन मिलेगा, डेक्सामेथासोन, ठीक है। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन लंग्स मैच्योरिटी के लिए, प्री मैच्योर अगर लेबर है, प्री टर्म डिलीवरी हो रही है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये इंपॉर्टेंट है, हमसे एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। तो लंग मैच्योरिटी के लिए कोर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, ठीक है। तो ये थी कॉम्प्लिकेशन इसकी, नंबर 1 कॉर्ड प्रोलैप्स, नंबर 2 प्री टर्म लेबर, ठीक है। फिर आगे थोड़ी सी और बात करते हैं कि अगर प्लासेंटा
प्लासेंटा प्रीविया की कंडीशन में प्लासेंटा की यह है प्लासेंटा, मान लो प्लासेंटा की इंटरनल ओस से दूरी, इंटरनल ओस से, इस इंटरनल ओस से जो इसकी दूरी है ये मोर देन 2 सेंटीमीटर है, मोर देन 2 सेंटीमीटर है इसकी दूरी। इस प्लासेंटा की इस इंटरनल ओस से दूरी अगर मोर देन 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है, यहाँ पे वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है। और अगर ये दूरी लेस देन 2 सेंटीमीटर है, लेस देन 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, फिर हमें सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, ये दूरी के अकॉर्डिंग भी इन्होंने मान रखा है कि अगर ये दूरी मोर देन 2 सेंटीमीटर है प्लासेंटा के मार्जिन की और इंटरनल ओस के मार्जिन की, ठीक है, आपस में दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो यहाँ पे वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है। और अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा 2 सेंटीमीटर से कम है तो वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक प्लासेंटा प्रीविया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो अभी रह गई है वो आपको क्लास में बताई जाएगी, बहुत सारी चीज़ें अभी आपको और बतानी है। ठीक है, ये एक छोटा सा सिर्फ आपको समझाया गया है कि प्लासेंटा प्रीविया होता क्या है। इसमें कुछ चीज़ें और है, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चंस और हैं जो आपको ऐड करके बाद में बता दिए जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है इससे जुड़ा हुआ, वो मैं आपसे अभी पूछ लेता हूँ। ये एक क्वेश्चन है जो बठिंडा एम्स के फर्स्ट एग्जाम में आया था। ठीक है, बठिंडा एम्स का जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें आया था प्लासेंटा प्रीविया से रिलेटेड कि एक प्राइमी ग्रेविडा फीमेल है, 37 वीक की उसकी गेस्टेशनल है। ठीक है, गेस्टेशन है और वो कहाँ पे आई है, लेबर रूम में आई है विद सेंट्रल प्लासेंटा प्रीविया। और उसका कैसा प्लासेंटा प्रीविया है, टाइप 4 कंप्लीट सेंट्रल प्लासेंटा प्रीविया। ठीक है, विद हैवी ब्लीडिंग पर वेजाइनम, और उसकी जेनाइटल एरिया से, वेजाइनल एरिया से ब्लीडिंग कैसी हो रही है, बहुत ही हैवी ब्लीडिंग हो रही है। इस कंडीशन में उसकी फीटल हार्ट साउंड जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल है। अब हमारा उसके लिए बेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा, उसके लिए हमारा बेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, 37 वीक है, टर्म कंडीशन है और फीटल हार्ट साउंड कैसी है, नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल है एकदम। अब हमारा उसके लिए बेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा, तो नंबर 1 है एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। क्या हम वेट करें, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करें, ठीक है, कि जब तक उसके क्या नहीं आ जाते, ट्रू लेबर पेन नहीं आ जाते, क्यों ना तब तक हम उसको कंटिन्यू करें। बी ऑप्शन है सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, सी ऑप्शन है इंडक्शन ऑफ लेबर एंड वेजाइनल डिलीवरी, कि लेबर का इंडक्शन करवा के वेजाइनल डिलीवरी करवा दें। और फोर्थ ऑप्शन है फोर्सेप डिलीवरी करवा दें, हम इंडक्शन करें और फोर्सेप डिलीवरी करवा दें, ऑक्सीटोसिन दें, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करें और फोर्सेप डिलीवरी करवा दें। ये ऑप्शन आया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हमें समझना है कैसे, कि प्राइमी ग्रेविडा है लेकिन 37 वीक जरूर है उसके कंप्लीट, लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या है, सेंट्रल प्लासेंटा प्रीविया, उसको सेंट्रल प्लासेंटा प्रीविया और 37 वीक कंप्लीट है, तो फोर्सेप डिलीवरी, वेजाइनल डिलीवरी, वैक्यूम डिलीवरी ये हो ही नहीं सकती, ये तो होने से रही। ठीक है, क्योंकि टाइप 4 में होती नहीं वेजाइनल डिलीवरी। हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट क्या करेंगे, वेट थोड़ी करेंगे, मर जाएगी बेचारी फीमेल और बेबी और लॉस हो जाएगा, फिटस, ठीक है, इसके साथ ही वो चला जाएगा। अब हमारा यहाँ बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, बेस्ट का मतलब फाइनल, बस यहाँ पे हमें फाइनल डिसीजन लेना है, और बेस्ट ऑप्शन हमारा यहाँ क्या होगा, बेस्ट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ सिजेरियन सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन। तो ये हमारा आंसर है। ये बठिंडा एम्स के एग्जाम में इन्होंने पूछा था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहें हमसे और इसी तरह आपको आगे और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो करवाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।